हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों आज हम हाजिर हैं हमारे 18th एपिसोड ऑफ डायरेक्ट लिविंग टॉपर्स नोट को लेकर, और इसी एपिसोड के साथ आज हम खत्म करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को। हमने फ्रॉम आर्टिकल 12 और आज हम आर्टिकल 35 तक सारे के सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 के अंदर आने वाले आर्टिकल्स हैं उनको खत्म कर देंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है, 13 के अंदर लॉ को डिफाइन किया गया, और फ्रॉम 14 टू 32 हम लोगों ने जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ा वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम डायरेक्टली बेयर एक्ट। दोस्तों उसके बाद जो हमारे 3 आर्टिकल्स हैं, ये 3 आर्टिकल्स भी हमारे पार्ट 3 के अंदर आते हैं, यानी जस्टिसेबल हैं, और इन 3 आर्टिकल्स के अंदर स्टेट को, पार्लियामेंट को कुछ पावर्स दी गई हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना किसी समय को बर्बाद करें आइए चलते हैं हमारे आर्टिकल्स के ऊपर जो आज के हैं, आर्टिकल हमारे 33, 34 एंड 35, और जानते हैं क्या लिखा है उन 3 आर्टिकल्स के अंदर। सो दोस्तों लेट्स गो टू द आर्टिकल नंबर 33। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आर्टिकल नंबर 33 आ चुका है, और 33 बेसिकली बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है पार्लियामेंट द्वारा कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोफेशन यानी जॉब्स को जो कि स्टेट सिक्योरिटी और स्टेट के एक तरीके से आपका इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की प्रोटेक्शन में लगे हुए जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स का क्या असर रहेगा उसको बताते हुए। तो आइए पढ़ते हैं 33 क्या बात कर रहा है। 33 बात कर रहा है पार्लियामेंट में बाय लॉ, यानी इन शॉर्ट 33 टॉक्स अबाउट ओनली पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में बाय लॉ, नॉट गवर्नमेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, नथिंग एल्स, पार्लियामेंट। Parliament may by law determine to what extent any of the right conferred in this part shall in their application to, यानी पार्लियामेंट लॉ द्वारा ये डिटरमाइन कर सकती है कि इस पार्ट के अंदर यानी जो बाकी 6 फंडामेंटल राइट्स है वो राइट्स कितनी एक्सटेंट में यानी कितनी कैपेसिटी में इस कैटेगरी को जो नीचे 4 कैटेगरीज दे रखी है इनको एप्लीकेशन होगा, यानी इन लोगों को मिलेंगे। यानी क्या वो 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स इन लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या थोड़े मिलेंगे, या बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, या एक लिमिट तक मिलेंगे, ये डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 33। और कौन सी वो 4 कैटेगरीज हैं जिनको पार्लियामेंट में बाय लॉ हमारे फंडामेंटल राइट से निर्धारित भी रख सकता है अगर चाहे तो वो 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस आ गया, देन दैट वुड कवर every armed forces whether you talk about military, navy, air force और paramilitary forces। अगली बात करते हैं द मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर के अंदर पुलिस और आप बाकी जो फोर्सेस हैं, चाहे वो क्या कहते हैं अपना रैपिड एक्शन फोर्सेस हो, रैफ वगैरह, वो सब इसके अंदर आ जाती हैं जिनका काम है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। उसके बाद पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश फॉर द स्टेट ऑफ फॉर पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस, यानी आपका रॉ और आपका क्या कहते हैं जो इंटेलिजेंस विंग्स हैं, स्टेट के आईबीज हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आ गया, सीबीआई हो गया। तो ऐसे जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं, जो काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी पार्लियामेंट में बाय लॉ नदारत रख सकती है फंडामेंटल राइट्स से। और उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो द पर्सन एम्प्लॉयड इन और एनी कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ व्हाट, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ फोर्स ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन, यानी इन जो फोर्सेस जिनके ऊपर 3 लोगों की बात हो रही है, इनके टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को संभालने वाली भी अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। बी रिस्ट्रिक्टेड, क्या मैंने बोला, या तो उनको एक लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, एब्रोगेटेड यानी उनको बिल्कुल नदारत भी रखा जा सकता है, सो एज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम, उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए और साथ में वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से डिस्चार्ज कर पाए, उसके लिए अगर पार्लियामेंट चाहे तो मे बाय लॉ इन 4 कैटेगरी के लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या बिल्कुल एब्रोगेट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स से। तो दोस्तों ये फंडामेंटल राइट को इन 4 कैटेगरी से आउट करा जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आर्मी में यूनियन बनाने का एक तरीके का राइट मिल जाए, या आर्मी में असेंबली करने का राइट मिल जाए, आर्मी में प्रोटेस्ट करने का राइट मिल जाए, या आर्मी में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे रिलीजन को प्रोफेस करने का, रिलीजन को प्रोपोगेट करने का राइट मिल जाए, तो सोचिए कितना ज्यादा ये हमारे लिए और हमारी
स्टेट के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए इन फोर्सेस को, इन सिक्योरिटी ड्रिवन फोर्सेस डिपार्टमेंट्स को आउट रखा गया फंडामेंटल राइट से, और उसको भी कवर करा गया एक जस्टिसेबल राइट के अंदर, जो कि हमारा है आर्टिकल नंबर 33। तो दोस्तों चलते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 34 पे और देखते हैं क्या बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 34। छोटा सा आर्टिकल है, बहुत ही छोटे से कंसेप्ट के बारे में बात करता है, और वो कंसेप्ट है मार्शल लॉ का। मार्शल लॉ क्या होता है ये आप देख सकते हैं, आपको सुनने में आ गया होगा। मार्शल लॉ बेसिकली एक तरीके का आर्मी रूल होता है, टेम्पररी आर्मी रूल होता है इन अ स्टेट। क्वेश्चंस आ जाता है क्योंकि मार्शल लॉ जो शब्द है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हमारे इसी आर्टिकल के अंदर यूज हुआ है, आर्टिकल 34 के अंदर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट मार्शल लॉ इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो आंसर शुड बी आर्टिकल 34। समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टाइम मार्शल लॉ हैव बीन अप्लाइड इन इंडिया। मार्शल लॉ हैव नेवर बीन अप्लाइड इन इंडिया। तो मार्शल लॉ यानी आर्मी रूल इंडिया में कभी भी अप्लाई नहीं हुआ, और हम लोग इतने 75 ईयर्स अपने डेमोक्रेसी के सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड आई होप आने वाले अगले और भी फ्रीडम के हमारे ईयर्स के अंदर भी मार्शल लॉ कभी अप्लाई ना हो। बट मार्शल लॉ के अंदर क्या प्रोटेक्शंस मिलती हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके, या क्या एब्रोगेशन होता है, उसको चेक करते हैं इस आर्टिकल नंबर 34 के अंदर। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। पार्लियामेंट, अगेन गोला मार लीजिए, पार्लियामेंट वर्ड का यूज किया गया, यानी दिस आर्टिकल इज ऑल्सो पार्लियामेंट ड्रिवन। पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनिफाई। व्हाट इज इंडेमनिफाई? इंडेमनिफाई का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कंपनसेट करना, और या इसमें वो बात कर रहे हैं इंडेमनिफाई हुम एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट, यानी स्टेट और यूनियन की सर्विस में अगर कोई व्यक्ति है उसे इंडेमनिफाई किया जाएगा। फॉर व्हाट रीजन? in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validated। यानी उस व्यक्ति का प्रोटेक्शन किया जाएगा जो मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट करा रहा है इंडिया की किसी भी टेरिटरी के अंदर। और जो वो मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट करा रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है, मार्शल लॉ एक स्ट्रिक्ट लॉ है, उसके अंदर क्या पता वॉर क्राइम्स हो, उसके अंदर क्या पता एब्रोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर पीपल हो, और दूसरे बंदे को चार्ज किया जा सकता है, मगर पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन प्रोटेक्ट हिम। यानी मार्शल लॉ के अंदर अगर आपने किसी की जान ले ली तो आप बेसिकली फंडामेंटल राइट्स या बहुत सारी चीजों के अंदर फंस जाएंगे, मगर पार्लियामेंट आपको मे बाय लॉ प्रोटेक्ट कर सकता है इस आर्टिकल के थ्रू। अगेन, वेयर एनी सेंटेंस पास्ड, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, फॉरफीचर ऑर्डर्ड और अदर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन सच एरिया। यानी आप कुछ पनिशमेंट दे रहे हैं, आप कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, सेंटेंस मतलब आप डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, ठीक है, आप फॉरफीचर कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्शल लॉ, तो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है वो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, इंडेमनिफाई कर सकती है विद द पावर ऑफ दिस आर्टिकल 34। इनडायरेक्ट वे में आर्टिकल 34 बात कर रहा है मार्शल लॉ के समय बाकी सब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करने के पावर की। आप अगर किसी व्यक्ति को इंडेमनिफाई कर रहे हैं यानी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों के जो राइट्स हैं उनको आप वॉयलेट होने दे रहे हैं मार्शल लॉ के समय। तो इनडायरेक्ट वे में मार्शल लॉ के समय फंडामेंटल राइट्स का एब्रोगेशन हो सकता है, और यही बात करेगी हमारे आर्टिकल नंबर 34 के अंदर। अब चलते हैं हमारे पार्ट 3 के आखिरी आर्टिकल के अंदर, और इसी के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो आर्टिकल 35 दोस्तों बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट शेल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शेल नॉट हैव। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है। टू डू व्हाट? टू मेक लॉज। टू मेक लॉज regarding what? The regarding thing is given in the first and second clauses, sub clauses of this article. What do we talk about first clause? First clause talks about making law with respect to any matters of which under clause 3 of article 16 and then clause 3 of article 32. तो आप देख सकते हैं 16(3) में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो पार्लियामेंट है, आपके स्क्रीन पे आ गए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी आप किसी को भी स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हैं, स्पेशल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट जॉब, तो उसके रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनाना है देन दैट पावर इज विद द पार्लियामेंट एंड दैट पावर इज नॉट विद द स्टेट
legislature. Then it talks about another thing. It talks about subclause 3 of आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 में क्या बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी अगर बाकी कोर्ट्स को पावर देनी है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो वो भी आपका पार्लियामेंट ही उस पर लॉ बनाएगी, स्टेट उस पर लॉ नहीं बना सकती. एंड ऑफ द आर्टिकल 32 एंड 33. या उस पर तो देखो आप इन चारों आर्टिकल्स को खोल के देख लेना, इन चारों आर्टिकल्स पे ऑलरेडी पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि पार्लियामेंट ही इन सब आर्टिकल्स पे लॉ बना सकती है. मगर फिर भी हमने एक क्लॉज इन्होंने डाला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की इन कैटेगरीज में. दूसरा सब क्लॉज क्या कह रहा है, वो कह रहा है फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट ऑफ दोज एक्ट्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड to be offenses under this part and parliament shall as soon as may be after the comments of this constitution make laws for prescribing punishments. यानी अब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स ऐसे हैं जिनका वायलेशन होने पे पनिशमेंट्स भी मिलनी है. जैसे कि क्या आपका हम लोग बात कर रहे हैं बेगार की, आपका हम लोग बात कर रहे हैं जो चाइल्ड लेबर है उसकी, हम लोग बात कर रहे हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की. तो ये सारे जितने एक्ट जो आर्टिकल्स थे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे इनके खिलाफ अगर कोई पनिशमेंट के प्रोविजंस देने हैं देन पार्लियामेंट में बाय लॉ ऑल्सो आर गिवन पावर्स टू मेक दी पनिशमेंट्स एज वेल. तो आपने चेक करोगे आप चाइल्ड लेबर एक्ट जो पॉक्सो है, पॉक्सो के अंदर पनिशमेंट्स दी गई हैं चाइल्ड लेबर को लेके, फिर चाइल्ड अब्यूज को लेके, उसी तरीके से बेगार को लेके, फोर्स लेबर को लेके एक एक्ट और है, उसी तरीके से अनटचेबिलिटी को लेके आपको पता है एक्ट और है जिसपे पावर्स दी गई हैं पनिशमेंट्स की. तो ये जो पावर्स जो लॉज बनाए गए थे ये सारे पावर इसी आर्टिकल से ड्राइव करी गई थी. अगला क्या कह रहा है, एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर रेफर्ड इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए और प्रोवाइडिंग फॉर पनिशमेंट any act referred to sub clause 2 of the clause shall subject to the terms thereof in. अगर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे कोई लॉज जैसे कि अनटचेबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी अंग्रेजों ने भी लॉज बनाया हुआ है, तो अगर ऐसे कोई लॉज जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से चल रहे हैं तो उनके अंदर मॉडिफिकेशन अडेप्शन जो करने का भी जो पावर है, जो उन लॉज को अगर मॉडिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो पावर भी पार्लियामेंट के पास है. चाहे उस समय वो लॉज जो थे वो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंशियल प्रोविंसेस थी, ठीक है, उसको उस समय जो लॉज थे वो अलग अलग तरीके से बनते थे स्टेट्स में भी, चाहे वो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरीके से बनाए गए हो, मगर अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन एडॉप्शन करनी है दैट शुड ओनली बी डन बाय दी पार्लियामेंट. तो ये जो हमारा 35 आर्टिकल है ये बात कर रहा है पार्लियामेंट के पास ही पावर्स है टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग दी fundamental rights, to make any law regarding the punishments related to fundamental rights, to making adaptations and modification in the existing laws before the commencement of the constitution. तो ये हमारे 3 आर्टिकल्स थे 33, 34, 35 जिसके अंदर हम लोगों ने कवर किया कि किस प्रकार से कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स से नदारत रखा जा सकता है, मार्शल लॉ के अंदर फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, प्लस पार्लियामेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है स्टेट के मुकाबले टू मेक एनी लॉज रिलेटिंग टू the implementation of part 3. So दोस्तों with this we have covered all the articles from 12 to 35 and I am very happy कि एग्जामिनेशन से पहले हमने 18 एपिसोड्स के अंदर फंडामेंटल राइट्स को एक एक पार्ट को कवर कर दिया है वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम बेयर एक्ट, जिस तरीके से मैंने करके अभी दिखाया उस तरीके से. एंड आई एम रियली हम्बल्ड, ग्रैटिट्यूड की इतना ज्यादा प्यार आप लोगों ने मेरी इस पूरी की पूरी सीरीज को दिया. अब नेक्स्ट हम लोग टारगेट करेंगे हमारे डीपीएसपीस को और सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस को जिनको आने वाले समय में मैं डालूंगा इस चैनल पे. सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि बेनिफिटेड, पूरी सीरीज आपको लगता है कि हैव बेनिफिटेड यू, देन डोंट forget to like, give me a thumbs up. So दोस्तों, here Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.